दोस्तों, एक आवाज जिसने दहाइयों तक करोड़ों दिलों पर राज किया और एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ मौसीकी बल्कि दौलत की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई, आशा भोसले। लेकिन आज एक सवाल हर किसी के जहन में गर्दिश कर रहा है और वो ये है कि आखिर आशा भोसले अपने पीछे कितनी दौलत छोड़कर गई। क्या वो वाकई करोड़ों की मालकिन थी या फिर इनकी असल कमाई इससे भी कहीं ज्यादा थी। एक ऐसा वक्त भी था जब इन्हें एक गाने के लिए चंद 100 रुपए भी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो एक ग्लोबल ब्रांड, बिजनेस वुमेन और करोड़ों की जायदादों की मालिक बन गई। क्या ये सब सिर्फ इनकी आवाज का कमाल था या इसके पीछे एक जबरदस्त बिजनेस माइंड भी काम कर रहा था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी असल कमाई कहां से आई, बिजनेस, प्रॉपर्टीज और लग्जरी लाइफ्स, और आज तक की इनकी कुल दौलत। और आखिर में ये भी आपको बताएंगे कि वो जाते हुए अपनी विरासत का हिस्सा किसके नाम करके गई। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो हकीकत आप जानने वाले हैं वो वाकई आपको हैरान कर देगी। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन एक बात जरूरी है कि हर कलाकार, अगर दुख उसको बहुत है तो उसकी कला और अच्छी होती है। लिखर के दोस्तों, आशा भोसले की कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं बल्कि एक ऐसी जदोजहद की दास्तान है जिसने एक आम लड़की को लेजेंड बना दिया। इनकी पैदाइश एक ऐसे घराने में हुई जहां मौसीकी एक रवायत थी। इनके वालिद दिनेत मंगेशकर एक बड़े क्लासिकल फनकार थे, लेकिन कम उम्र में ही इनके इंतकाल ने घर को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। घर की माली जिम्मेदारियां अचानक आशा भोसले और इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर के कंधों पर आ गई और वो उम्र जिसमें बच्चों को खेलना चाहिए वो कमाने में गुजरने लगी। लेकिन असल चैलेंज अभी भी बाकी था, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर का राज था। हर बड़ा गाना, हर बड़ी फिल्म ज्यादातर इन्हीं के हिस्से में आती थी। जहां एक तरफ लता जी एक गाने के लिए तकरीबन 500 रुपए तक वसूल करती थी, वहीं दूसरी तरफ आशा भोसले को सिर्फ 100 रुपए या इससे भी कम मुआवजा दिया जाता था। कई बार तो इन्हें सिर्फ 20% फीस पर काम करना पड़ता था। सोचिए, एक ही घर, एक ही पेशा, लेकिन कदर और कीमत में इतना बड़ा फर्क। ये सूरत हाल किसी भी इंसान को तोड़ सकती थी, लेकिन यहाँ से कहानी बदलती है। आशा भोसले ने इस फर्क को अपनी कमजोरी नहीं बनाया बल्कि इसे अपनी ताकत बना लिया। इन्होंने शिकायत करने के बजाय हर वो गाना कबूल किया जिसे दूसरे गुलकार छोड़ देते थे। जब सब क्लासिकल और रवायती गानों में मसरूफ थे, इन्होंने रिस्क लेकर आइटम, वेस्टर्न और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक को अपनाया। यही रिस्क इनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इनकी आवाज में एक खास लचक, एक मुनफरिद अंदाज और जज्बात को पेश करने का अलग तरीका था जो इन्हें बाकी सबसे मुख्तलिफ बना रहा था। वो सिर्फ गाती नहीं थी बल्कि हर लफ्ज को महसूस करके पेश करती थी, और आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री को ये एहसास होने लगा कि ये आवाज सिर्फ एक मुतबादिल नहीं बल्कि एक नई पहचान है। और यही वो मोड़ था जहाँ आशा भोसले एक स्ट्रगलिंग सिंगर से एक राइजिंग स्टार और आने वाली लेजेंड बनने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे आशा भोसले का नाम सिर्फ इंडस्ट्री तक महदूद नहीं रहा बल्कि वो एक ब्रांड बनती चली गई। इनके गाने हिट होने लगे, इनकी आवाज फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझी जाने लगी, और यही वो मरहला था जहां शोहरत के साथ साथ दौलत का दरवाजा भी खुलना शुरू हुआ। जो सिंगर कभी सिर्फ 100 रुपए में गाना गाती थी, वो ही अब हजारों और फिर लाखों रुपए फी गाना वसूल करने लगे। म्यूजिक डायरेक्टर्स अभी नहीं सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत समझने लगे थे। हर बड़ी फिल्म में इनकी आवाज की डिमांड होने लगी, और फिर ये सफर यहाँ भी नहीं रुका। इन्होंने हजारों गाने मुख्तलिफ जबानों में रिकॉर्ड किए, हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, हत्ता कि कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी अपनी आवाज थी। इनकी मकबूलियत सरहदों से बाहर निकलकर बैनुल अक़वामी सतह तक पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अहम बात समझने वाली है। आशा भोसले की कामयाबी सिर्फ इनकी आवाज की वजह से नहीं थी बल्कि इसके पीछे इनकी सोच, हिकमत अमली और फैसले थे। इन्होंने न सिर्फ सही वक्त पर सही मौका को पहचाना बल्कि इन्हें बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी किया। दोस्तों, अक्सर लोग यही समझते हैं कि आशा भोसले की सारी दौलत सिर्फ इनकी गायकी का नतीजा थी, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है, क्योंकि वो सिर्फ एक अजीम सिंगर ही नहीं बल्कि इंतहाई ज़हीन और दौरे अंदेश बिजनेस वूमन भी थी। जब ज्यादातर फनकार अपनी कमाई को सिर्फ म्यूजिक तक महदूद रखते हैं, वहीं आशा भोसले ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी पहचान को एक ब्रांड में तब्दील कर दिया। इन्होंने अपने नाम से आशा's रेस्टोरेंट शुरू किया, लेकिन ये सिर्फ एक आम बिजनेस नहीं था। ये दरअसल इनकी शख्सियत, इनके ज़ौक़ और इनकी पहचान का एक एक्सटेंशन था। और फिर ये बिजनेस भारत की सरहदों तक महदूद नहीं रहा बल्कि दुबई, अबू धाबी, कुवैत, बहरीन और बरतानिया जैसे बड़े ममालिक तक फैल गया। और यही वो विजन था जिसने इन्हें दूसरे फनकारों से अलग कर दिया, और देखते ही देखते ये रेस्टोरेंट इनकी कमाई का एक मजबूत और मुस्तकिल जरिया बन गया। जैसे जैसे आशा भोसले की कामयाबी बढ़ती गई वैसे वैसे इनका लाइफ स्टाइल भी इस मेयार का होता चला गया। अगर इनकी जायदादों की बात करें तो मुंबई के सबसे पोश और महंगे इलाकों में शुमार होने वाला प्रभुगंज इनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा। इसके अलावा मुंबई और पुणे में भी इनकी मुतअद्दिद प्रॉपर्टीज मौजूद थी जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जायदादों तक महदूद नहीं रही। इनका लाइफस्टाइल भी किसी रॉयल शख्सियत से कम नहीं था। अगर आशा भोसले की दौलत का एक कम मारूफ पहलू देखा जाए तो वो है इनका शाहाना वार्डरोब और फैशन सेंस। वो सिर्फ एक सिंगर ही नहीं थी बल्कि एक स्टाइल आइकॉन भी थे। इनके पास मौजूद साड़ियों का कलेक्शन किसी आम कलेक्शन जैसा नहीं था बल्कि एक लग्जरी कलेक्शन था। खालिस रेशम, बनारसी और हैंड क्राफ्टेड साड़ियां जिन पर सोने और चांदी के दागों से नफीस काम किया जाता था। हर साड़ी एक मास्टरपीस होती थी जिसे बनाने में कई हफ्ते लग जाते थे। जराये के मुताबिक इनकी एक साड़ी की कीमत लाखों रुपए तक पहुंच जाती थी, और इनके पास ऐसे दर्जनों नहीं बल्कि
हजारों साड़ियां मौजूद थी। दोस्तों आशा भोसले के जेवरात का कलेक्शन भी किसी खजाने से कम नहीं था। इन्हें खास तौर पर हीरे, सोना और नायाब जवाहरात से बेहद लगाव था। इनके पास मौजूद पर्ल सेट्स, डायमंड नेकलेसेस और ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी न सिर्फ खूबसूरती की लामत थी बल्कि एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी थे। ये जेवरात अक्सर खास मौके के लिए दुनिया के मशहूर ज्वेलर से तैयार करवाए जाते थे और अंदाजों के मुताबिक इनकी ज्वेलरी कलेक्शन की मालियत करोड़ों रुपए तक पहुंचती थी। इसके अलावा एक पहलू जो खास तौर पर नुमाया है वो है इनका कंफर्ट और लग्जरी के लिए शौक। आशा भोसले को ऐसी गाड़ियां पसंद थी जो न सिर्फ महंगी हो बल्कि इंतहाई आरामदेही हो। इनके पास मुख्तलिफ लग्जरी ब्रांड्स की गाड़ियां मौजूद थी जो इनके स्टेटस और टेस्ट को जाहिर करती थी। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि इनका लाइफस्टाइल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था बल्कि वो हमेशा कंफर्ट, क्वालिटी और क्लास को तरजीह देती थी। दोस्तों जहाँ एक तरफ इतनी बड़ी दौलत थी वहीं आशा भोसले का एक ऐसा पहलू भी था जो अक्सर लोगों की नजरों से ओझल रहा और वो था इनका चैरिटी और पाइलेंथ्रोपी का जज्बा। वो अक्सर खामोशी के साथ गरीबों की मदद, बच्चों की कफालत और फलाही कामों में हिस्सा लेती थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी आमदनी का एक हिस्सा बाकायदगी से समाजी कामों के लिए वक्फ करती थी, लेकिन इन्होंने कभी इस चीज को शो ऑफ नहीं किया और यही चीज इन्हें एक अजीम इंसान भी बनाती है। दोस्तों अब आते हैं इस सवाल पर जो आज हर किसी के जहन में गर्दिश कर रहा है, आखिर आशा भोसले अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ कर गई? ये वो सवाल है जिसका जवाब जितना सादा लगता है हकीकत में इतना ही पेचीदा है, क्योंकि अगर आप मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री के अंदाजों और माली तज्जियों को देखें तो हर जगह आपको अलग अलग अदादो शुमार मिलते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी कुल नेटवर्क तकरीबन 80 से 100 करोड़ रुपए के दरमियान बताई जाती है, जबकि दूसरी तरफ कुछ अंदाजे इसे बढ़ाकर 500 से 1000 करोड़ रुपए तक भी ले जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इनमें सच क्या है? तो दोस्तों हकीकत ये है कि आशा भोसले की दौलत को सिर्फ एक नंबर में बयान करना आसान नहीं, क्योंकि इनकी कमाई का जरिया सिर्फ एक नहीं था बल्कि कई मुख्तलिफ जराए से मिलकर एक बहुत बड़ा माली ढांचा बनता था। सबसे पहले म्यूजिक रॉयल्टीज। इनके हजारों गाने आज भी दुनिया भर में सुने जाते हैं और हर प्ले, हर ब्रॉडकास्ट के साथ एक मुसलसल आमदनी पैदा होती है। फिर आते हैं लाइव शोज और इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स, जहां वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में परफॉर्म करती रही और हर शो के लिए भारी मुआवजा वसूल किया जाता था। इसके अलावा इनकी ब्रांड वैल्यू भी गैर मामूली थी। इनका नाम खुद एक ब्रांड बन चुका था जिससे जुड़े हर प्रोजेक्ट की अहमियत और कीमत बढ़ जाती थी। और फिर इनका बिजनेस एम्पायर, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, रेस्टोरेंट, प्रॉपर्टीज और दीगर सरमायाकारी, ये सब मिलकर एक ऐसी दौलत बनाते हैं जिसे किसी एक अदद में कैद करना मुमकिन नहीं। तो अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो आशा भोसले सिर्फ करोड़ों की नहीं बल्कि एक मल्टी डायमेंशन वेल्थ एम्पायर के मालिक थे। तो दोस्तों अब आते हैं एक अहम सवाल पर, और वो ये कि इतनी बड़ी दौलत आखिर गई कहाँ? आशा भोसले ने अपनी जिंदगी में अपने माली मामलात को काफी हद तक मुंजिम रखा था और यही वजह है कि इनकी विरासत एक वाज़ेह स्ट्रक्चर के साथ आगे मुंतकिल हुई। इनके बेटे आनंद भोसले काफी अरसे से इनके बिजनेस और माली मामलात को संभाल रहे थे, इसलिए इनकी जायदाद और बिजनेस का बड़ा हिस्सा इन्हीं के पास गया, जबकि इनकी पोती जनाई भोसले को भी इनकी विरासत का एक अहम हिस्सा दिया गया, खासतौर पर इनकी मौसीकी और जाती कलेक्शन से जुड़ी चीजें। इसके अलावा इनकी रॉयल्टी और आमदनी का एक हिस्सा फलाही कामों के लिए भी मुख्तस किया गया ताकि इनके जाने के बाद भी इनकी नेकियों का सिलसिला जारी रहे। तो दोस्तों ये थी मुकम्मल कहानी आशा भोसले की दौलत, जद्दोजहद और कामयाबी की। एक ऐसी औरत जिसने न सिर्फ अपनी आवाज से दुनिया को जीता बल्कि अपनी मेहनत और समझदारी से एक मजबूत माली सल्तनत भी खड़ी की। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इनकी दौलत सिर्फ पैसा नहीं था बल्कि वो थी इनकी आवाज, इनके गाने और वो यादें जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में आशा भोसले की असल कामयाबी क्या थी, पैसा या इनकी लाजवाब आवाज? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजीद शोबिस के हिडन फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।